दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आज की इंडियन पॉलिटी की क्लास में हम लोग बिल्स के बारे में चर्चा करेंगे। कितने तरह के बिल होते हैं उनके बारे में जानेंगे। दूसरा है कमेटीज़ के बारे में जानेंगे और तीसरा है मोशंस के बारे में जानेंगे। बिल्स कहने का मतलब विधेयक है। साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के बारे में जानेंगे। कमेटीज़ जो कि समितियाँ होती हैं, जैसे प्राक्कलन समिति है, लोक लेखा समिति है, सार्वजनिक उपक्रम समिति है, इनके बारे में जानेंगे। और जो मोशंस हैं, मोशंस कहने का अर्थ है कि जो प्रस्ताव है, तो प्रस्ताव में जैसे कटौती प्रस्ताव हो गया, निंदा प्रस्ताव हो गया और अविश्वास प्रस्ताव हो गया, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हो गया, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा सभी से निवेदन कि चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको मिल जाए। चैनल पर नए हैं तो भी आप से यही मेरा कहना है कि बेल आइकन दबा दें। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आज की इंडियन पॉलिटी क्लास में हम लोग विधेयक के बारे में चर्चा करेंगे। विधेयक कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में जानेंगे। कमेटीज़ के बारे में जानेंगे, जो संसदीय समितियां होती हैं उनके बारे में जानेंगे और प्रस्ताव कौन कौन से होते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे यही निवेदन है कि चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको मिल जाए। दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात है कि बहुत सही लोग जो होते हैं वो वीडियो को स्किप करके देखते हैं, तो स्किप करके ना देखें, इत्मीनान से पूरा वीडियो देखें। निश्चित बात है आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आप स्किप करके देखेंगे तो आपको चीज़ें छूट जाएंगी। हो सकता है कोई इम्पोर्टेंट बात मैं बताने वाला हूँ वीडियो के बीच में जो कि स्लाइड पर ना लिखी गई हो, तो वो इम्पोर्टेंट बात भी हो सकता है आपसे छूट जाए जो कि एग्ज़ाम को लेकर के इम्पोर्टेंट हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सामान्य विधेयक। सामान्य विधेयक को साधारण विधेयक भी कहते हैं। अब सामान्य विधेयक जो होता है, इसको ऑर्डिनरी बिल कहते हैं इंग्लिश में। ये संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, चाहे लोकसभा और राज्यसभा, दो सदन है। हाउस ऑफ पीपुल लोकसभा को बोलते हैं, निचला सदन बोलते हैं इसको, और राज्यसभा जो काउंसिल ऑफ स्टेट है उसको उच्च सदन बोलते हैं। तो संसद के किसी भी सदन में ये पेश किया जा सकता है। दूसरा जो है, ये पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं होती है। साधारण विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, याद रखिएगा। दूसरा जो चीज़ है वो ये है कि इसमें सामान्य विधेयक के संबंध में दोनों सदनों को समान अधिकार प्राप्त है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में ये विधेयक पारित होना आवश्यक है। तो अन्य विधेयकों की तरह नहीं है, तो उसको हम आगे भी चर्चा करेंगे। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें, इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि कोई भी सरकार का सदस्य, या कह सकते हैं जो सरकार में शामिल है सदस्य, वो भी इस बिल को पेश कर सकते हैं और गैर सरकारी सदस्य भी बिल को पेश कर सकते हैं, यानी जो सरकार में शामिल नहीं है वो भी। ठीक है। उसके बाद इसे राज्यसभा संशोधित या अस्वीकृत कर सकती है। जैसा कि पहले कहा गया कि दोनों सदनों को समान अधिकार है, तो फिर राज्यसभा भी इसको अस्वीकृत भी कर सकती है और संशोधित भी कर सकती है। इसमें कोई ना कोई अमेंडमेंट्स भी ला सकती है। इसे संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। जब दोनों सदन पास कर देते हैं बिल को, विधेयक को, तो उसके बाद इसको राष्ट्रपति के पास उनकी कंसेंट के लिए भेजा जाता है और उनको जो है इस बिल पर जो वो अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। उसके बाद सामान्य विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद होने पर राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। तो मान लीजिए लोकसभा और राज्यसभा में बिल को लेकर के किसी भी प्रकार का जो एक दूसरे के प्रति मतभेद है या किसी प्रकार का कन्फ्लिक्ट है, तो ऐसे में जो संयुक्त बैठक बुलाते हैं वो राष्ट्रपति बुलाते हैं और उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष उसको करते हैं। सामान्य विधेयक को राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है, अनुच्छेद 111 में कहा गया है। ठीक है।
तो एक बार पुनर्विचार के लिए, दोबारा विचार करने के लिए सदन इसको जो है वापस संसद में भेजा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, साधारण विधेयक को। अब साधारण विधेयक में जैसा कि मैंने बताया कि ऑर्डिनरी बिल, अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट बातें और भी हैं, जैसे साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में किसी भी सदस्य के द्वारा प्रस्तावित किए जा सकते हैं। मतलब संसद का कोई भी सदस्य, चाहे वो गवर्नमेंट में मंत्री हो या जो है सरकार का एमपी हो, वो भी इस बिल को पेश कर सकता है। और जो सरकार में शामिल नहीं होता है, यानी विपक्ष का कोई भी व्यक्ति इस बिल को पेश कर सकता है, सामान्य विधेयक को। इसमें एक कंडीशन ये है कि बिल पेश करने से पहले, सामान्य विधेयक को पेश करने से पहले 30 दिन का नोटिस दिया जाता है लोकसभा में, या फिर संसद में 30 दिन का नोटिस देने का अनिवार्य होता है। अगर कोई विधेयक कोई विपक्ष की पार्टी का या फिर जो सरकार का अंग नहीं है, कोई व्यक्ति मान लिया एमपी नहीं है, तो वो अगर बिल को पेश कर सकता है तो उसके लिए वो 30 दिन की उसको नोटिस इससे पहले प्रायर देना पड़ता है, और 7 दिन का नोटिस देना पड़ता है अगर वो व्यक्ति सरकार सदस्य या सरकार उस बिल को ला रही है तो, या कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो सरकार का अंग है। साधारण विधेयक को दूसरे सदन में भेजने से पहले लोकसभा के अध्यक्ष ये प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब साधारण विधेयक जो है, जब वो दूसरे सदन में भेजा जाता है तो उसमें लोकसभा जो है अध्यक्ष जो है उनके प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती है, वो सर्टिफिकेशन नहीं देते हैं। तो लेकिन अगर धन विधेयक होता है तो उसमें लोकसभा अध्यक्ष का प्रमाण पत्र आवश्यक होता है। विधेयक कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष लेते हैं और उस पर अपना जो है प्रमाण पत्र देते हैं। ऐसा संविधान संशोधन विधेयक में भी होता है। राज्यसभा साधारण विधेयक को 6 महीने तक रोक सकती है। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। मैक्सिमम ड्यूरेशन कितना है? 6 मंथ। 6 मंथ तक राज्यसभा कोई भी विधेयक को रोक सकती है जो लोकसभा में पेश होकर के, लोकसभा से पारित होकर के राज्यसभा में गया है। साधारण विधेयक दूसरे सदन द्वारा 6 महीने तक पारित न किए जाने पर राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। तो यहाँ पर बात करी गई है कि संयुक्त अधिवेशन की, कि साधारण विधेयक अगर पारित नहीं होता है किसी भी प्रकार से, मान लीजिए 6 महीने टल गए, 6 महीने तक भी नहीं हुआ, दोनों सदनों में जो मतों की मत एकता का अभाव है, हाँ, एक मत नहीं है दोनों सदन, और तो ऐसा होता है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाते हैं और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, इस संयुक्त बैठक की जो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है उसकी अध्यक्षता, ठीक है। इसे लोकसभा द्वारा अस्वीकृत किए जाने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी साधारण विधेयक अगर लोकसभा अस्वीकृत कर दे तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ सकता है, यदि विधेयक किसी मंत्री द्वारा पेश किया गया हो अथवा विधेयक सरकारी हो तो। अगर विधेयक किसी मंत्री द्वारा पेश नहीं किया गया हो या वो सरकार के किसी व्यक्ति, किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा पेश नहीं किया गया हो, तो उस केस में जो है लोकसभा के स्वीकृत करने पर सरकार को निश्चित बात है कि उनको जो है सरकार को लेकर के उनको इस्तीफा देना नहीं पड़ सकता है। लेकिन अगर ये कोई ऐसा विधेयक है जो किसी गैर सरकारी विधेयक है, किसी ऐसे व्यक्ति ने पेश किया है विधेयक जो सरकार का अंग नहीं है, तो ऐसे केस में जो है सरकार को इस्तीफा देना पड़ सकता है, सरकार को जो है उसके लिए त्यागपत्र देना पड़ सकता है। ठीक है, उसके बाद इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? अब देखिए, साधारण विधेयक की तो बात ये हो गई। अब यहाँ पे हम एक चीज़ और जानते हैं कि विधेयक पेश कैसे होते हैं, क्या किस तरीके से, क्या प्रोसीजर है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक अलग से स्लाइड ले लेते हैं या फिर इसे मैं समझा देता हूँ। देखिए क्या होता है, जब विधेयक पेश किया जाता है तो प्रथम वाचन होता है। प्रथम वाचन, ये प्रथम वाचन जो होता है इसमें विधेयक को पेश किया जाता है। कहाँ पेश किया जाता है? किसी भी सदन में। साधारण विधेयक की बात कर रहे हैं हम,
ठीक है, विधेयक को पेश किया जाता है। पेश किया जाना मतलब सदन के पटल पर रखना। ठीक है, अब प्रथम वाचन में इसमें कोई भी निर्णय नहीं लिया जाता या कोई भी किसी प्रकार के उसमें जो है चर्चा नहीं होती है। विधेयक को केवल पेश किया जाता है और पेश करने के बाद में लोकसभा अध्यक्ष जो है उसको विधेयक को पेश करने की अनुमति देते हैं और उसके बाद जो है वो विधेयक पेश हो जाता है। उसके बाद में प्रथम वाचन के बाद में द्वितीय वाचन होता है। द्वितीय वाचन में विधेयक पर चर्चा होती है। विधेयक पर गहन चर्चा होती है पूरी तरह से, विधेयक के पक्ष और विपक्ष को लेकर के या विधेयक के जो कॉन्स ऑन प्रोस को लेकर के प्रोस एंड कॉन्स को लेकर के चर्चा होती है। उसके जो अच्छाइयाँ हैं, उसके क्या क्या उस विधेयक में खामियाँ हैं, उस पर चर्चा होती है। उसके बाद तृतीय वाचन के बाद ये एक तदर्थ समिति होती है या फिर कह सकते हैं कि एक एडहॉक कमेटी होती है। एडहॉक समिति बनती है, कमेटी, और ये एडहॉक कमेटी जो है, ये समिति जो है ये विधेयक भेजा जाता है। ठीक है, और ये समिति भी उस विधेयक पर गहन चर्चा करती है। विधेयक की जो ये समिति बनाई जाती है विधेयक के बाद में पेश करने के बाद में, इस समिति के अध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष जो है वो नामित करते हैं और लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा अध्यक्ष जो है वो चुने जाते हैं और उनका नियुक्त किया जाता है। उसके बाद में जो है ये एडहॉक कमेटी उस पर गहन चर्चा होती है, उस पर उसके सभी प्रोस एंड कॉन्स पर, सभी जो उस विधेयक के क्या क्या उसमें विशेषताएं हैं, उस पर क्या क्या खामियां हैं, उस पर चर्चा होती है। और उसके बाद में ये द्वितीय वाचन के बाद जब चर्चा हो जाती है तो उसके बाद में फिर से ये विधेयक जो है सदन में आता है और सदन में आने के बाद में इस पर चर्चा होने के बाद फिर से चर्चा होती है। उसके बाद में फिर ये तृतीय वाचन में चला जाता है। तृतीय वाचन में क्या होता है कि बिल को पारित किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि उसके बाद में जो है जब ये बिल पर राष्ट्रपति जो है अपनी संस्तुति प्रदान करते हैं, संस्तुति प्रदान करने के बाद बिल जो है वो कानून का रूप धारण कर लेता है। दूसरा, राष्ट्रपति इस बिल को, मान लीजिए कोई साधारण विधेयक है, उस बिल को वापस करते हैं अगर संसद को, तो संसद जो है अगर उसके बाद भी संसद में चर्चा होती है, उस बाद अगर जब मंत्रिपरिषद दोबारा ये बिल को भेजती है राष्ट्रपति के पास में, तो राष्ट्रपति को इसकी संस्तुति देना आवश्यक हो जाता है, उसको जो है मैंडेटरी हो जाता है, उनको जो है देना ही होता है उनको। तीसरा जो है, राष्ट्रपति उसको जो है किसी भी बिल को अपने पास अनंत काल के लिए अपने पास रख लेते हैं, जिसको पॉकेट वीटो भी कहा जाता है। तो जब बिल को जो अपने पास रख लेते हैं तो वो बिल ना तो वापस भेजते हैं और ना ही जो है उस बिल पर अपना संस्तुति प्रदान करते हैं। जब बिल को अपने पास रख लेते हैं तो उसको पॉकेट वीटो के माध्यम से उसको बोला जाता है। तो उस तरह से बिल उनके पास पड़ा रहता है और उसके बाद जो है जब भी लोकसभा डिसॉल्व होती है तो उस केस में क्या होता है, बिल खारिज हो जाता है। ठीक है, तो ये तीन तरीके से बेसिकली ये राष्ट्रपति किसी भी बिल पर अपना जो है संस्तुति प्रदान करना या उस पर जो है अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। ठीक है, और ये चौथा जो इम्पोर्टेंट है, मैं जो बता रहा था कि चौथा जो है वो राज्यपाल के केस में है कि राज्यपाल जो है किसी भी बिल को राष्ट्रपति के लिए, अगर उनको ऐसा लगता है राज्य में कि राज्य सरकार के द्वारा अगर कोई बिल पारित हुआ है तो उनके वहाँ पे सदन के द्वारा, विधानसभा के द्वारा, तो राज्यों में ये होता है कि उस बिल को जो है राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के लिए उसको रख सकते हैं और राष्ट्रपति को भेज सकते हैं उस बिल को। तो ये चौथा जो है ये राज्यपाल के केस में या राज्य विधानमंडल के केस में आता है। ठीक है, तो तीन तरीके से राष्ट्रपति इसको जो है अपना कार्रवाई कर सकते हैं। उसके बाद इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये, चूँकि साधारण विधेयक है इसलिए दोनों सदनों की जो है संस्तुति अनिवार्य है। दोनों सदन जो है उसको अलग अलग तरीके से पास करना अनिवार्य है।
साधारण बहुमत से। साधारण बहुमत यानी 50%, टोटल का 50% जितनी भी सीटें हैं और +1 इतने सदस्यों के द्वारा ये बिल जो है पास किया जाना होता है। अगर वो वोटिंग होती है तो वोटिंग पर भी ये 50% +1 जो है टोटल सदस्य के 50% +1 जो है उनको अगर हम देखते हैं तो उतने लोगों का इसमें जो है बहुमत होना आवश्यक होता है, इस बिल के पक्ष में होना आवश्यक होता है। उसके बाद हम आते हैं धन विधेयक पर। धन विधेयक यानी मनी बिल। ठीक है, मनी बिल, इसको 110 जो आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 110 में दे रखा है। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसकी जो इसको बताता है, कौन बताता है? लोकसभा अध्यक्ष इसको बताते हैं कि कोई भी धन विधेयक है कि नहीं है। ठीक है, कोई भी विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है। तो धन विधेयक क्या होता है बेसिकली? धन विधेयक बेसिकली कहते क्यों है? तो बेसिकली क्या होता है इसमें, पहला तो बजट से संबंधित कोई भी व्यय, उससे संबंधित कोई व्यय, ये धन विधेयक के अंतर्गत में आता है। भारत की संचित निधि से संबंधित कोई भी व्यय होता है, उसको भी धन विधेयक की श्रेणी में रखा जा सकता है। कोई भी विधेयक अगर मान लीजिए वो फाइनेंस से संबंधित है, वित्त से संबंधित है, या ट्रेड से संबंधित है, व्यापार से संबंधित है, या उसमें किसी प्रकार का जो है धन इंक्लूड है। ठीक है, तो उसमें अगर धन इंक्लूड है, मान लीजिए उसमें बजट सेशन जैसे मान लीजिए चल रहा है, तो उसमें जो है बजट सेशन के टाइम पे अगर कोई बिल आता है तो उसको भी, भारत की संचित निधि को लेकर के भी कोई बिल आता है तो वो सभी जो है धन विधेयक के अंतर्गत आते हैं। और उसके बाद अगर कोई अन्य बिल है तो अन्य बिल में भी कोई बिल साधारण विधेयक रहेगा या धन विधेयक रहेगा, इसको एक तरह से लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं कि कोई भी बिल यह बिल धन विधेयक है, तो ये बिल धन विधेयक कहा जाता है। ठीक है, तो इसकी मान्यता कौन देता है कि कोई बिल धन विधेयक है कि नहीं? ये देते हैं ये लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, स्पीकर। तो धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। सबसे बड़ी बात यह भी है कि इसको केवल जो है लोकसभा में ही पेश किया जाता है, यानी हाउस ऑफ पीपल में। उसके बाद राज्यसभा में इसको पेश नहीं किया जाता है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंस हो गई धन विधेयक में, वो केवल लोकसभा की है। तो जब धन विधेयक, पहली बात तो है कि साधारण विधेयक को मैंने अभी डिस्कस किया, तो साधारण विधेयक में तो राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यकता नहीं थी, लेकिन धन विधेयक में जो है राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक तो होती है। ठीक है, तो यानी राष्ट्रपति जो है वो अनुमति देता है किसी भी धन विधेयक को सदन में रखने की, लोकसभा में रखने की। ठीक है, उसके बाद में धन विधेयक संबंधी जितने भी मेजर जो राइट्स हैं वो सब के सब जो है लोकसभा के पास है। तो धन विधेयक को प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है। साधारण विधेयक में अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा का आत्यंतिक अधिकार प्रदान होता है, यानी पूरा का पूरा अधिकार जो है वो धन विधेयक का वो लोकसभा को होता है। कहने का मतलब है कि लोकसभा जब एक बार किसी भी धन विधेयक को पारित कर देती है, उसके बाद ये राज्यसभा में जाता है, और राज्यसभा में जाने के बाद में राज्यसभा इसको 14 दिन तक अपने पास रख सकती है। 14 दिन में वो संशोधन अगर करना चाहे, बिल में कोई संशोधन लाना चाहे तो वो भी ला सकती है, लेकिन वो संशोधन को मानना या ना मानना वो लोकसभा का अधिकार है। तो उसके बाद वो लोकसभा के पास वापस आता है और उसको जो है बाद में राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है। 14 दिन तक, अगर उससे पहले ही मान लीजिए 14 दिन हो गए तो उसको ऑटोमेटिकली जो है राज्यसभा से पारित मान लिया जाएगा, और अगर 14 दिन नहीं हुए तो वो लोकसभा में वापस कर देगी। ठीक है, संशोधनों सहित तो वो संशोधन जो अगर मान लीजिए किए हैं राज्यसभा ने, तो वो संशोधन मान्य होंगे कि नहीं मान्य होंगे वो लोकसभा पर डिपेंड करता है। तो उसके बाद जो है लोकसभा ये बिल जो है बाद में राष्ट्रपति के पास जाता है, और राष्ट्रपति को इस पर अपनी संस्तुति देना अनिवार्य होता है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या था कि
जब संस्तुति देना अनिवार्य होता है, यानी राष्ट्रपति इस बिल को वापस नहीं कर सकता है, राष्ट्रपति को इसमें जो है अपना एसेंट देना आवश्यक होता है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इस बिल को लेकर के चूँकि राष्ट्रपति जो है इसको उनको अनुमति देना आवश्यक होता है, इसको एक तरह से पारित करना राष्ट्रपति के द्वारा, इसको साइन और मोहर उनका होना आवश्यक होता है बिल में, धन विधेयक में। तो ऐसे केस में क्या होता है कि जो राष्ट्रपति हैं, तो राष्ट्रपति धन विधेयक को वापस नहीं कर सकते हैं। जो इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है। और उसके बाद जो है, अगर साधारण विधेयक में क्या था कि एक बार वापस करने का प्रावधान था कि एक बार वो मंत्रिपरिषद को या फिर लोकसभा राज्यसभा में या वापस कर सकते हैं संसद में, और फिर से अगर दोबारा आता है उनके पास तो फिर उनको संस्तुति देना अनिवार्य होता है। यहाँ पे क्या है कि वापस ही नहीं कर सकते, संस्तुति देना अनिवार्य होना ही है, ठीक है। तो मंत्रिपरिषद को ये वापस नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद राज्यसभा संशोधित या अस्वीकृत नहीं कर सकती है, ये मैंने अभी बता ही दिया कि 14 दिन तक उसके पास, अगर राज्यसभा के पास ये बिल रहता है तो 14 दिन से पहले मान लीजिए वो वापस कर सकती है। और उसमें अगर संशोधन करती भी है तो वो संशोधन मान्य होंगे कि नहीं मान्य होंगे ये लोकसभा पर डिपेंड करता है या मंत्रिपरिषद पर डिपेंड करता है। धन विधेयक के संबंध में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। ये इम्पोर्टेंट है कि इसमें ज्वाइंट सेशन बुलाने का प्रावधान नहीं है राष्ट्रपति के द्वारा। तो जैसे साधारण विधेयक में जो है ज्वाइंट सेशन बुलाया जा सकता था राष्ट्रपति के द्वारा, तो यहाँ पर जो है ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इम्पोर्टेंट इसमें यह भी है कि राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिए भी वापस नहीं कर सकते हैं, जो अनुच्छेद 111 में कहा गया है। धन विधेयक केवल सरकार के द्वारा ही प्रस्तावित होता है, ये इम्पोर्टेंट है। देखिए अभी हमने देखा कि गैर सरकारी जो व्यक्ति है या गैर सरकारी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो सरकार में नहीं है, वो भी साधारण विधेयक को पेश कर सकते हैं, और उसके लिए उनको 30 दिन पहले का नोटिस देना अनिवार्य होता है लोकसभा अध्यक्ष को, के लिए लोकसभा के अध्यक्ष के नाम पर कि 30 दिन का नोटिस कि हम इस विधेयक को पेश करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है पूरी तरह जो है ये लोकसभा पर डिपेंड रहता है। लोकसभा में ही ये विधेयक पेश किया जाता है, लोकसभा में ही ये जो है विधेयक लोकसभा की ही इम्पोर्टेंस होती है। और धन विधेयक में जो है राज्यसभा में अगर जाता भी है तो मैंने बताया आपकी 14 दिन से के बाद भी अगर वो रखती है तो भी वो पास ऑटोमेटिकली मान लिया जाता है। तो यहाँ पर धन विधेयक केवल सरकार के द्वारा ही प्रस्तावित होता है, इसमें जो है किसी गैर सरकारी सदस्य के द्वारा ये विधेयक पेश नहीं किया जाता है। धन विधेयक को दूसरे सदन में भेजने से पहले लोकसभा के अध्यक्ष को इस बात का प्रमाण पत्र देना पड़ता है कि यह विधेयक धन विधेयक है। तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये प्रमाणित कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अब बात आती है इस विधेयक को पारित होने की। तो पारित होने के लिए जैसा कि साधारण विधेयक में था 50% + 1, टोटल का 50% सदस्य + 1 सदस्य, इतने सदस्य अगर किसी बिल को पास कर देते हैं, वोटिंग होती है, तो उस केस में क्या होता है कि बिल पास मान लिया जाता है साधारण विधेयक में। लेकिन धन विधेयक में क्या है, टोटल का 50% + 1, इसके साथ साथ प्लस ये हो गया साधारण बहुमत, ठीक है। सो साधारण बहुमत हो गया, केवल इतना रहता है तो क्या, ठीक है। और अगर इसमें प्लस प्रेजेंट का, जितने सदस्य प्रेजेंट हैं, जितने सदस्य उपस्थित हैं, उपस्थित का 2/3 सदस्य, 2/3 जो सदस्य हैं उपस्थित, अगर मान लीजिए तो उनका जो उपस्थित सदस्य हैं उनका 2/3% जो है, या कह सकते हैं 2/3 भाग जो है, उतने लोगों के द्वारा बिल को पारित किया जाना आवश्यक है। बिल को जो है उसके पक्ष में वोट देना आवश्यक है, तभी इसको जो है इसको बोलते हैं विशेष बहुमत। तो विशेष बहुमत से इसको पारित होना आवश्यक होता है। तो ये हो गया धन विधेयक। उसके बाद जो नेक्स्ट है कि धन विधेयक को राज्यसभा केवल 14 दिन तक अपने पास रोक सकती है। 14 दिन की राज्यसभा के बाद पारित समझा जाता है। लोकसभा द्वारा अगर अस्वीकृत होता है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर चूँकि ये सरकार के द्वारा विधेयक आता है धन विधेयक, तो अगर वो लोकसभा के द्वारा, मान लो जो करों को लेकर के कोई विधेयक है, या भारत की संचित निधि को लेकर के कोई विधेयक है, बजट को लेकर के कोई विधेयक है, तो ऐसा कोई विधेयक है तो वो धन विधेयक अगर मान्य किया गया है, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा कहा गया है कि ये विधेयक धन विधेयक है, तो ऐसे केस में क्या है कि लोकसभा द्वारा अगर अस्वीकृत हो जाता है, अगर इसको जो है
मेजॉरिटी के द्वारा ये पास नहीं होता है, टोटल का 50% प्लस 1 और प्रेजेंट के जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट हैं उनका 2/3 बहुमत, तो ये टोटल जो है इसको बोलते हैं हम लोग विशेष बहुमत। तो विशेष बहुमत से अगर ये पारित नहीं होता है तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है, तो क्योंकि ये सरकार के द्वारा ही लाया जाना वाला विधेयक होता है। उसके बाद आते हैं वित्त विधेयक। वित्त विधेयक के बारे में 117 अनुच्छेद में दिया हुआ है, संविधान के 117 अनुच्छेद जो है उसमें गिवन है। वित्त विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया 117 में दी गई है अनुच्छेद में। वित्त विधेयक में अनुच्छेद 110 में निर्दिष्ट विषय, यानी कुछ विषय ऐसे होते हैं जो धन विधेयक के विषय हैं, मान लीजिए 110 में आते हैं, तो उसमें भी जो कुछ विषय हैं वो वित्त विधेयक में आते हैं। यानी कहा जा सकता है कि हर धन विधेयक जो है वो वित्त विधेयक है, लेकिन हर वित्त विधेयक जो है वो धन विधेयक नहीं है। ठीक है, ऑल फाइनेंस बिल आर नॉट मनी बिल बट ऑल मनी बिल्स आर फाइनेंस बिल। ठीक है, सारे धन विधेयक वित्त विधेयक हैं और सारे वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं हैं। तो 110 अनुच्छेद में निर्दिष्ट विषय और कुछ अन्य विषय भी होते हैं। उसके बाद वित्त विधेयक धन विधेयक से व्यापक होता है, प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है। एवरी मनी बिल इज अ फाइनेंस बिल। ठीक है, अनुच्छेद 117 के 3 में अधीन ये वाले वित्त विधेयक जो होते हैं उनको छोड़कर अन्य वित्त विधेयकों को भी राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है। यानी 117 के अधीन नहीं आते हैं, मान लीजिए वो 110 के अधीन आते हैं। कुछ ऐसे बिल हैं जो कि वित्त विधेयक हैं जो 110 के अधीन आते हैं, तो उनमें जो है वो रोल जो है वो राज्यसभा का नहीं रहता है, उसमें लोकसभा का ही रोल रहता है, जिस तरह से धन विधेयक का के केस में हमने देखा। ठीक है, उसके बाद वित्त विधेयक जो है दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाता है। 117(3) में अनुच्छेद के अंतर्गत आने वाले वित्त विधेयक के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक नहीं होती है। तो जैसा कि 110 में हमने धन विधेयक में देखा कि राष्ट्रपति जो है बिल को पेश करने के लिए कहते हैं कि सदन में ये बिल पेश किया जाए संसद में, तो उसके लिए जो है यहाँ पर राष्ट्रपति को जो है उनको कहना नहीं पड़ता है। ये विधेयक जो है बिना राष्ट्रपति की सिफारिश से ही ये पेश हो जाता है सदन में, और संसद में जब ये पेश हो जाता है तो इसके अलावा अन्य वित्त विधेयक भी राष्ट्रपति की सिफारिश पर संसद के किसी भी सदन में पेश किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये बात आती है कि साधारण विधेयक में जिस तरीके से संसद का में जो है कोई भी विधेयक साधारण विधेयक में, चाहे वो राज्यसभा में चाहे वो लोकसभा में, किसी भी सभा में जो है उसको जो है पेश किया जा सकता है, ठीक इसको भी ऐसा ही जो है इसमें पेश किया जा सकता है। वित्त विधेयक को भी मनी बिल को नहीं किया जा सकता, मनी बिल के लिए केवल जो होती है वो लोकसभा में ही पेश किया जाता है। ठीक है, वित्त विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। तो वित्त विधेयक एक तरह से साधारण विधेयक की तरह ही होता है। वित्त विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। धन विधेयक की केवल ऐसा विधेयक है, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक जो आर्टिकल 368 के अंतर्गत आता है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो इनके केस में क्या होता है कि राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए जो है नहीं लौटा सकता है, इनको पास करना अनिवार्य होता है। तो पहली बात तो साधारण विधेयक को लेते हैं, तो साधारण विधेयक को राष्ट्रपति वापस भी कर सकता है, एक बार वापस कर सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसमें और वित्त विधेयक, इसमें भी जो प्रोसीजर सामान्य विधेयक का है वही प्रोसीजर जो है वित्त विधेयक का है। ठीक है, सिर्फ 50% + 1 इसको सामान्य बहुमत से पारित किया जाता है जो संसद के द्वारा। और जो धन विधेयक है उसमें विशेष बहुमत की आवश्यकता है, और संविधान संशोधन विधेयक जो है उसमें भी विशेष बहुमत की आवश्यकता है। धन विधेयक 110 अनुच्छेद में आता है, संविधान संशोधन 368 में आता है। ठीक है, इन दोनों में को जो है संविधान संशोधन जरूर राज्यसभा में पेश किया जा सकता है लोकसभा के अलावा, तो उसके बाद हम अभी उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसको जो है वित्त विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है यहाँ पर राष्ट्रपति।
धन विधेयक में ये नहीं लौटा सकता विचार के लिए दोबारा, ठीक है। लेकिन एक बार अगर वापस कर दिया है तो दोबारा में अगर राष्ट्रपति के पास बिल भेजा जाता है संसद के द्वारा, तो उसको पारित करना अनिवार्य होता है राष्ट्रपति के लिए, मैंडेटरी होता है। फिर उसके बाद आते हैं संविधान संशोधन विधेयक, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ये होता है 368। तो भाग 20 में अनुच्छेद 368 में ये इसकी प्रक्रिया दी गई है। संविधान संबंधी जो संशोधन का बिल जो आता है उसका प्रावधान है वो इसमें दे रखे हैं 368 में। तो संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि इसको भी किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक को छोड़कर सभी विधेयकों को किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। विधेयक दोनों सदनों के द्वारा विशेष बहुमत यानी टोटल का 50% + 1 और जो प्रेजेंट मेंबर हैं उस समय, तो टोटल प्रेजेंट मेंबर का 2/3 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है, ठीक है। आर्टिकल 368(2) में उल्लेखित विषयों के संबंध में संशोधन दोनों सदनों को विशेष बहुमत तथा कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुमोदन द्वारा किया जाता है। अब कुछ ऐसे विधेयक हैं जिसमें आधे राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा भी वो विधेयक जो है वो पारित होना चाहिए, उनका भी अनुमोदन होना चाहिए, तो उनके पास भी भेजा जाता है विधेयक। तो कुछ विधेयक ऐसे स्थिति में भी आते हैं, ठीक है। दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए अनुच्छेद 368 के तहत रखा जाता है और राष्ट्रपति को इसमें संस्तुति देना अनिवार्य होती है, यानी उसको साइन और मोहर दोनों चीज़ें जो है उस बिल पर होकर के वो विधेयक जो है संविधान संशोधन विधेयक एक तरह से वो कानून का रूप धारण कर लेता है। तो राष्ट्रपति को इस विधेयक पर अपनी अनुमति देने के लिए 24वें संविधान संशोधन द्वारा बाध्य कर दिया गया है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, 24वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको बाध्य कर दिया गया है। अब जो इम्पोर्टेंट है, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए वो ये कि एक तरह से ये साधारण विधेयक की तरह ही होता है, लेकिन इसमें जो इसका प्रोसीजर है जो पास करने का, तो दोनों सदनों में किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, लेकिन इसको विशेष बहुमत से ही पास किया कर सकता है। साधारण विधेयक में जो है विशेष बहुमत का प्रावधान नहीं है, साधारण जो है बहुमत का प्रावधान है, ठीक है। दूसरा जो है धन विधेयक की तरह ही इस विधेयक को भी जो है अगर मान लो एक मत एकता का अभाव है दोनों सदनों के बीच में, तो संयुक्त अधिवेशन जो है दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा आहूत किया जाता है, बुलाया जाता है और उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ये धन विधेयक में नहीं है, ना ही ये संशोधन विधेयक में है। तो किसी प्रकार से यहाँ पर जो है दोनों सदनों को के जो सदस्य हैं उनको एक साथ ला करके उनको जो है कह सकते हैं कि जो संयुक्त बैठक का प्रावधान है या संयुक्त बैठक के प्रावधान जो है इसमें नहीं है, ना ही इस धन विधेयक में है, ठीक है। तीसरा जो है वो ये विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है इसको, और धन विधेयक को भी विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। एक चीज़ में इसमें डिफरेंस है कि ये विधेयक लोकसभा या राज्यसभा दोनों में भी पेश किया सकता है, धन विधेयक को केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, साधारण विधेयक को भी राज्यसभा या लोकसभा में पेश किया जा सकता है, ठीक है। वित्त विधेयक को भी लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जा सकता है, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी की। तो विधेयक आप लोगों ने समझ लिए होंगे अच्छी तरह से कि कौन कौन से विधेयक जो है इम्पोर्टेंट हैं। तो उसके बाद में हम बात करते हैं प्रश्नकाल। देखिए क्या होता है, कार्रवाई स्टार्ट कैसे होती है। तो प्रश्नकाल जो है वो 11 बजे से लेकर के 12 बजे तक के बीच में, जब भी पहली बात तो ये मैं बता दूं कि कितने सेशन अनिवार्य हैं, तो मिनिमम 2 सेशन अनिवार्य हैं, और जो सत्र हैं जिनको सेशन कह सकते हैं हम, तो 2 सेशन अनिवार्य हैं। कम से कम 2 सेशन के बीच में 6 महीने का मैक्सिमम डिफरेंस होना चाहिए, मैक्सिमम 6 माह से अधिक जो है ये डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो 2 अधिवेशनों के बीच में, यहाँ पे कह सकते हैं कि 2 सत्रों के बीच में, ठीक है, सत्र के बीच में 6 माह से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, उनके बीच में अंतराल में इससे ज़्यादा अंतराल नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरा चीज़ ये है कि जो सत्र है
वो सत्र को बुलाना, सत्र को सत्रावसान करना, प्रोरोगेशन करना, और सत्र को जो है डिसोल्यूशन करना, सत्र को पूरी तरह से विघटन कर देना सत्र का। तो ये तीनों काम जो है वो राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन सत्र का स्थगन, सस्पेंशन, या मान लीजिए कोई सत्र चल रहा है और चलते समय में उसका स्थगित कर दिया गया, तो ये लोकसभा अध्यक्ष करते हैं लोकसभा में, या फिर राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति जो कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होते हैं वो करते हैं। ठीक है, या उपाध्यक्ष या कह सकते हैं हम यहाँ पर, या डिप्टी स्पीकर कह सकते हैं, वो भी कर सकते हैं उनकी जगह पे। तो सामान्यतः प्रतिदिन संसद के दोनों सदनों की बैठक के बाद कार्रवाई का प्रथम घंटा यानी दोपहर के 11 बजे से 12 बजे तक को इसको प्रश्नकाल कहते हैं। प्रश्नकाल में जो भी विधेयक लाए गए हैं सदन में, चाहे वो गवर्नमेंट के द्वारा हो या फिर कोई ऐसे सदस्य के द्वारा हो जो सरकार में नहीं है, तो उन पर जो है प्रश्नकाल में चर्चा होती है। ठीक है, तो इसी काल में, प्रश्नकाल में ही प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन होते हैं। द्वितीय वाचन बड़ा होता है। प्रथम वाचन में जैसा कि मैंने बताया कि केवल बिल को पेश किया जाता है। ठीक है, और द्वितीय वाचन में क्या होता है, बिल पर चर्चा होती है, और चर्चा होने के बाद में उसको जो है एक जो समिति बनाई जाती है, उस समिति को एडॉक समिति जो होती है उसको जो सौंपा जाता है। उस एडॉक समिति के अध्यक्ष कौन होंगे, इसके वो लोकसभा अध्यक्ष डिसाइड करते हैं। उसके बाद वो समिति उस पर चर्चा करती है, गहन चर्चा करती है, जिसमें कि पक्ष और सरकार के और गैर सरकारी जो सदस्य हैं वो सभी शामिल होते हैं, और उस पर चर्चा होती है। उसके बाद वहीं पर दोबारा जब ये लोकसभा में पेश किया जाता है या राज्यसभा में लाया जाता है, तो फिर उसको जो है गहन चर्चा होने के बाद में उसको तृतीय वाचन में ये आ जाता है। तो तृतीय वाचन में इसको जो है पारित किया जाता है। ठीक है, कौन सा विधेयक किस तरीके से पारित होता है वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो प्रश्नकाल 11 से 12 बजे तक होता है, जिसमें संसद सदस्यों द्वारा लोक महत्व के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सभी प्रकार के मामले पर जानकारी के लिए मंत्रिपरिषद से प्रश्न पूछा जाता है। तो ये प्रश्न जो है कोई भी पूछ सकता है। तो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पूछ सकते हैं, चाहे वो संसद के में हो, मतलब गवर्नमेंट के सदस्य हों या फिर गवर्नमेंट के सदस्य ना भी हों, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसमें सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक बात और आती है कि चूँकि अटॉर्नी जनरल को भी ये विशेषाधिकार प्राप्त है कि वो भी संसद की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, तो वो भी चाहे तो प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, साधारण विधेयक पर प्रक्रिया सर्वप्रथम इंग्लैंड में 1721 में शुरू की गई थी। तो ये इंग्लैंड में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था। तो 11 से 12 बजे तक प्रश्नकाल रखा जाता है। हाँ, राज्यसभा के केस में ये परिवर्तन किया गया 2014 से। 2014 में ये परिवर्तन हुआ कि जो प्रश्नकाल है, चूँकि सेम प्रश्नकाल जो है अगर मान ली दोनों सदनों में रहेगा, तो अगर कोई व्यक्ति जो है राज्यसभा का मेंबर है तो लोकसभा की कार्रवाई में भाग लेना चाहे, लोकसभा का मेंबर है राज्यसभा की कार्रवाई में भाग लेना चाहे, ऐसा हो, तो उसके लिए क्या किया, तो ये चेंज किया गया कि 11 से 12 बजे तक तो ये रहेगा प्रश्नकाल लोकसभा में, लेकिन 10 से 11 बजे तक रहेगा ये प्रश्नकाल राज्यसभा में। ठीक है, ये राज्यसभा में 10 से 11 बजे तक सुबह रहता है, यहाँ पे 11 से 12 बजे तक ये लोकसभा में रहता है। उसके बाद भारत में संसदीय प्रश्न पूछने की प्रक्रिया सर्वप्रथम 1892 में भारत शासन अधिनियम जो है, भारत परिषद अधिनियम को शुरू करी गई थी 1892 वाले जो एक्ट था उससे। तो अब ये प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं किसी भी जो मंत्री से जो कि उक्त विषय से संबंधित जो विधेयक है उससे संबंधित मंत्री जो हैं उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। और वो प्रश्न पूछने पर क्या होता है, वो पहले से नोटिस देना होता है कि हम प्रश्न पूछेंगे। तो 2 तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, एक होता है तारांकित, दूसरा होता है अतारांकित। तारांकित प्रश्न वो अब चूँकि हर क्वेश्चन का तो जवाब अगर मंत्री देने लगे उठ करके, खड़े होकर के सदन में, तो निश्चित बात है कि सदन लंबा जाएगा, सदन की कार्रवाई लंबी जाएगी और ड्यूरेशन लंबा होगा। इसलिए एक इसमें ये रखा गया है प्रावधान की तारांकित प्रश्न और अतारांकित प्रश्न। तारांकित मतलब जिसमें स्टार लगा होगा, वो प्रश्न जो हैं ऐसे प्रश्न होंगे जिनका उत्तर जो है, जो स्टार लगे होंगे कि उनको उत्तर मंत्री खड़े होकर के उनको देगा, उनके उन प्रश्नों का उत्तर।
अतारांकित में ऐसा नहीं होता है, अतारांकित में वो लिखित में ही उत्तर चला जाता है। ठीक है, तो ऐसे में ये दो तरीके से जो है ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो तारांकित प्रश्न मतलब स्टार्ट क्वेश्चन, जब प्रश्न पूछने वाले सदस्य सदन में तुरंत उत्तर चाहता है तो प्रश्न को शीर्ष पर तारा लगा होता है और इससे तारांकित प्रश्न कहा जाता है। और तारांकित प्रश्न का उत्तर देने के लिए मंत्री को खड़ा होना पड़ता है उसका उत्तर देने के लिए। ठीक है, केवल लिखित में उत्तर अतारांकित में दिया जाता है। तो तारांकित प्रश्न बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, उन्हीं में तो तारांकित प्रश्न उनको बोला जाता है। तो तारांकित प्रश्न का उत्तर तुरंत मौखिक रूप से दिया जाता है। इसके संबंध में पूरक प्रश्न भी पूछने का प्रावधान है। पूरक प्रश्न क्या है कि मान लीजिए उत्तर से संबंध जो उत्तर दिया जा रहा है मंत्री के द्वारा, और जिसने ये प्रश्न पूछा है जिस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने, तो जब ये प्रश्न पूछा है तो निश्चित बात है कि अगर मान लीजिए किसी भी प्रकार से उसको संतुष्ट होना पड़ेगा और संतुष्ट अगर वो नहीं होता है तो ऐसे में वो पूरक प्रश्न इसके बाद में एक और प्रश्न अलग से पूछ सकता है, एक प्रश्न केवल। ठीक है, कोई प्रश्न तारांकित माना जाएगा या अतारांकित माना जाएगा, इसका निर्णय कौन लेगा? इसका निर्णय जो है लोकसभा अध्यक्ष लेंगे या फिर स्पीकर लेंगे या फिर राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति लेंगे। तो ये निर्णय तीसरी अध्यक्ष या सभापति द्वारा लिया जाता है। अतारांकित प्रश्न जैसा कि मैंने बताया, जब प्रश्नकर्ता अपने प्रश्न का उत्तर तत्काल नहीं चाहता है तब वह प्रश्न के शीर्ष पर स्टार नहीं लगाता है और उसे अतारांकित प्रश्न कहा जाता है। अतारांकित प्रश्न का उत्तर लिखित रूप में दिया जाता है। फिर आते हैं नेक्स्ट, आधे घंटे की चर्चा। ये आधे घंटे की चर्चा क्या है? देखिए, कभी कोई विषय होता है, जैसे तारांकित प्रश्न को लेकर के अतारांकित प्रश्न को लेकर के कुछ किसी सदस्य को लेकर के उसमें सहमति में जो है वो सहमत नहीं हो पा रहा है उत्तर से, तो पूरक प्रश्न पूछेगा। पूरक प्रश्न के अलावा और उसको लगता है किसी सदन के सदस्य को कि नहीं, इस पर हमको जो है चर्चा अनिवार्य है, हम चाहते हैं कि इस पर चर्चा हो, तो आधे घंटे की चर्चा वो प्रश्न पर हो जाती है, तो इसको कहते हैं आधे घंटे की चर्चा। तो फिर 30 मिनट्स की जो चर्चा जो है वो उसका जो ड्यूरेशन होता है वो 30 मिनट होता है, वो जो है लोकसभा अध्यक्ष उसकी परमिशन लेते हैं। ठीक है, और राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति उसकी परमिशन लेते हैं या उपराष्ट्रपति। जब किसी लोक महत्व के मामले में यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि मान लीजिए कोई ऐसा मामला है जो इम्पोर्टेंट है, तो उसके मामले में अतारांकित प्रश्न द्वारा संसद में उत्तर दिया गया है और उत्तर में कोई ऐसा तथ्य अंतर्विष्ट हुआ है जिसका स्पष्टीकरण आवश्यक हो, तो तथ्य को संसद में चर्चा के लिए रखा जाता है। तो आधे घंटे की चर्चा वो इसीलिए उसको अलग से रखी जाती है। मांग कर सकता है सदस्य कि इस पर हम चर्चा करना चाहते हैं, आधे घंटे की चर्चा करना चाहते हैं इस विधेयक को लेकर के, क्योंकि विधेयक जो है ये एक लोक महत्व का विधेयक है या फिर कह सकते हैं कि सार्वजनिक महत्व का विधेयक है। ठीक है, तो सामान्यतः ऐसी चर्चा बैठक अंतिम आधे घंटे यानी 5 बजे से 5:30 बजे के बीच में शाम को होती है, उसके बीच की जाती है, अतः इसे आधे घंटे की चर्चा कहते हैं। लोकसभा में सप्ताह में 3 दिन दिए गए हैं और राज्यसभा में ये दिन का प्रावधान नहीं दिया गया है। ठीक है, तो सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को, और राज्यसभा में सभापति की अनुमति से ही किसी भी दिन में ये चर्चा की जा सकती है, किंतु चर्चा के कम से कम 3 दिन पूर्व इसकी लिखित सूचना दी जानी चाहिए। तो इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि 3 दिन से पहले जो है इसको जो है बता देना चाहिए लोकसभा अध्यक्ष को या फिर लोकसभा के उपाध्यक्ष को, अगर वो अध्यक्ष के समय पर पीठासीन अब्सेंस में पीठासीन है, तो ऐसे टाइम पे जो है 3 दिन की चर्चा 3 दिन पहले जो है वो नोटिस देना अनिवार्य होता है। उसके बाद आते हैं शून्यकाल। देखिए, 0 आवर जो है ये भारत की देन है। हमेशा ये पूछा जाता है क्वेश्चन, 0 आवर किसकी देन है? तो इंडिया। 0 आवर जब भी कोई सार्वजनिक महत्व का कोई विषय होता है, मान लीजिए कोई विषय इतना इम्पोर्टेंट हो गया कि उसको जो है प्रश्नकाल के टाइम पे भी उसको जो है अनिवार्य होता है प्रश्नकाल को ख़त्म करके उसको जो है सार्वजनिक विषय पर चर्चा करी जाती है, तो ऐसे केस को जो है इसमें जो है इसको कंसीडर किया जाता है। लेकिन ज़्यादातर जो 0 आवर कहा जाता है वो कहा जाता है प्रश्नकाल के बाद का आवर, यानी 11 से 12 के बाद में, ये 12 बजे से, जिसको कहते हैं दोपहर के 0 आवर, इसीलिए इसको कहते हैं 0 आवर। ठीक है ना, इसमें क्या है, 11 से 12 बजे तक तो हो गया सर प्रश्नकाल। ठीक है, और 12 बजे से
1 बजे तक के बीच में ये हो गया 0 आवर। इस टाइम पे कौन से विषय, सार्वजनिक महत्व के विषय, ठीक है, पर चर्चा होती है। तो संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के तुरंत बाद 1 घंटा का समय शून्यकाल कहा जाता है, 0 आवर कहा जाता है। शून्यकाल में विचार के लिए विषय पहले से निर्धारित नहीं होते हैं। कोई ऐसा विषय होगा जो इमीडिएटली जिसको ज़रूरत है चर्चा करना, तो जैसे मान लीजिए अभी पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा हमला किया गया और हमारे देश के लोग शहीद हो गए, 26 लोग। ऐसे मसले पर अगर जो विपक्ष चाहता है कि इस पर चर्चा हो, तो शून्यकाल में ये सार्वजनिक विषय पर चर्चा होती है, ठीक है। मतलब विशेष कोई विषय है उस पर चर्चा होना अनिवार्य हो। जैसे मणिपुर का केस है, तो वहाँ पे जो है मैती और कुकी समुदाय के बीच में जिस तरह से वहाँ पर अव्यवस्था फैली हुई है और एक तरह से दोनों पक्षों के बीच में विद्रोह चल रहा है, तो मणिपुर का केस हो गया। या फिर कोई ऐसा केस जो बहुत ही सार्वजनिक रूप से जो है प्रचलित हो गया हो, तो उस केस को जो है चर्चा करना अनिवार्य हो, तो ऐसे केस को लेकर के शून्यकाल में चर्चा होती है, ठीक है। इसमें बिना पूर्व सूचना के सार्वजनिक महत्व का कोई भी प्रश्न उठाया जा सकता है। किसी मंत्री के उत्तर देने को कहा जाता है, किसी मंत्री से उत्तर देने के लिए कहा जाता है। अगर वो मान लीजिए वो सार्वजनिक महत्व का प्रश्न जो है वो अमुक किसी जो मंत्री है उससे संबंधित है, तो जैसे मान लीजिए कहीं पर कोई रेल दुर्घटना हो जाती है, या मान लीजिए अभी हाल ही में जो अहमदाबाद से लंदन फ़्लाइट जा रही थी, तो उसमें क्या हुआ कि वो फ़्लाइट जो है वो क्रैश हो गई। तो इसको लेकर के कोई चर्चा चाहिए होती है। मान लीजिए कोई चर्चा चाहते हैं अगर विपक्ष का मेंबर, तो इस पर जो है भी चर्चा हो सकती है शून्यकाल में। तो ये सभी सार्वजनिक महत्व के विषय हैं, ठीक है। और भारतीय संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल शब्द जो है ये भारत की देन है, उल्लेख नहीं है संसद मतलब इस प्रक्रिया में, लेकिन इसको जो है भारत हमारे देश में इसको मान्यता मिली हुई है। हमारे देश में ये शून्यकाल जो है का प्रावधान किया गया है। चूँकि यह समय ठीक दोपहर 12 बजे आरंभ होता है, इसे इसलिए शून्यकाल कहा जाता है, और इस प्रकार संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल भारत की देन है। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट बात मैं और बता दूं कि शून्यकाल में जो भी चर्चाएं उठाई जाती हैं, उसके लिए जो प्रस्ताव आता है वो प्रस्ताव होता है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, ध्यान आकर्षित करने का प्रस्ताव, कि पूरे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनका ध्यान जो है एक पर्टिकुलर सार्वजनिक विषय पर अगर केंद्रित करना है, उस पर चर्चा करनी है, तो उसको ध्यानाकर्षण प्रस्ताव कहा जाता है। तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के तहत भी वो सार्वजनिक महत्व के पर कोई चर्चा हो जाती है। तो जब भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया जाता है, तो हो सकता है कि उसमें शून्यकाल के अलावा भी प्रश्नकाल को भी जो है सम्मिलित कर लिया जाए, और पूरी चर्चा जो है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को लेकर के हो, और शून्यकाल उसमें के अलावा भी प्रश्नकाल को भी उसमें इंक्लूड कर लिया जाए। तो उस समय में जो है वो प्रश्नकाल जो है वो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के टाइम पे ये शून्यकाल के साथ साथ ले लिया जाएगा समय, ठीक है। तो अब आते हैं स्थायी समितियाँ। तो इसके बाद हम आएंगे प्रस्ताव पर भी आएंगे। तो समितियाँ जो होती हैं, जितनी भी कमेटी जो होती हैं, जैसे एक सेलेक्ट कमेटी होती है, तो कमेटीज़ क्यों गठित की जाती है? कमेटीज़ इसलिए गठित की जाती हैं ताकि किसी भी जो विधेयक है उस पर गहन चर्चा हो सके, उसके प्रॉस एंड कॉन्स पर, उसके जो कह सकते हैं कि उसके जो लाभ हैं या उस विधेयक को लेकर के जो हानियां हैं, या कह सकते हैं उसके जो पक्ष और विपक्ष जो निर्णय हैं उनको लेकर के भी चर्चा होनी होती है। तो उसको लेकर के यहाँ पर एक समितियाँ बनाई जाती हैं, ठीक है। तो प्राक्कलन समिति जो होती है, एस्टीमेट कमेटी होती है, ये एस्टीमेट कमेटी जो है ये एक तरह से लेखा जोखा जो होता है, वित्त का लेखा जोखा, या बजट सेशन के टाइम पे जो भी वित्त का लेखा जोखा होता है, जो भी खर्च होते हैं या जो भी एलोकेशन ऑफ फंड्स किया जाता है योजनाओं में, उसको लेकर के जो चर्चा होती है, तो उसके लिए जो है प्राक्कलन समिति जो है वो उसको नियुक्त किया जाता है। इस समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं, और 30 के 30 सदस्य जो होते हैं वो लोकसभा के ही होते हैं। राज्यसभा का इसमें कोई भी सदस्य नहीं होता है, ठीक है।
तो संसद की ये स्थायी समिति है एक तरह से एस्टिमेट कमेटी, और उनमें सबसे बड़ी समिति है, क्योंकि 30 सदस्य का होना केवल और केवल वो भी लोकसभा से, तो इसलिए इसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। इस समिति का गठन जो है सिर्फ लोकसभा में किया जाता है। लोकसभा के कुल 30 सदस्य होते हैं, राज्यसभा का सदस्य हुए इनमें शामिल नहीं किया जाता है। इसके सदस्यों का चुनाव लोकसभा अपने सदस्यों में से और अनुपातित प्रतिनिधित्व प्रणाली से करती है। एकल संक्रमणी समानुपाती प्रणाली जो होती है, जो कि प्रणाली राष्ट्रपति के चुनाव में प्रयोग की जाती है, ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी इसके द्वारा सदस्यों का चुनाव होता है और 1 वर्ष के लिए करती है। तो 1 वर्ष का जो है ये एस्टिमेट कमेटी जो है, ये प्राक्कलन समिति, ये कितना ये उस पर चर्चा करती है, ठीक है, बिल पर। और इसका गठन जो है वो लोकसभा में बजट प्रस्तुत किए जाने के बाद होता है। अब बजट में कितना एलोकेशन ऑफ फंड्स दिया गया है किसी योजना को, वैसे मनरेगा योजना को कितना फंड दिया जाना चाहिए था, कितना नहीं दिया गया। शिक्षा को लेकर के क्या बजट में प्रावधान किए गए हैं, शिक्षा में या उच्च शिक्षा में, या मान लीजिए कोई और विषय है, उस पर जो है कितना धन आवंटित किया गया है उस योजना में, मान लीजिए कोई योजना है। तो बजट जब प्रस्तुत किया जाता है, तो बजट प्रस्तुत होने के बाद में ही बजट पर जब चर्चा होती है, तो उसके टाइम पे ही जो है यहाँ पर ये एक अलग से कमेटी बनाई जाती है, जिसको बोलते हैं प्राक्कलन समिति, जो कि एस्टिमेट कमेटी होती है, ठीक है। मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य इसका सदस्य नहीं होता है, यानी गवर्नमेंट का कोई भी सदस्य, जो गवर्नमेंट जो होती है वो सदस्य इसके नहीं होते हैं, नॉन गवर्नमेंट होती है ये, इनमें शामिल नहीं किया जाता है मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, मंत्रिपरिषद बोला गया है, यानी जो 15% हैं, यानी 50% जो लोग होते हैं, हमेशा टोटल का 50% लोग ही मंत्रिपरिषद में शामिल किए जाते हैं, मंत्री बनाए जाते हैं, ठीक है, जिसकी हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं। तो 15% तो जैसे मंत्रिपरिषद होती है मैक्सिमम हो सकती है, तो मान लीजिए मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य है तो वो शामिल नहीं होगा। हाँ, अगर वो पार्टी का मेंबर है लेकिन मंत्रिपरिषद में नहीं आता है, कोई मंत्री नहीं है, तो वो सदस्य में शामिल हो जाता है, ठीक है। इसका प्रमुख कार्य क्या है, वार्षिक बजट पर चर्चा करना होता है। वार्षिक बजट, यहाँ पे एक बात और बता दूँ, बजट जो है अनुच्छेद 112 में आता है, इसकी चर्चा बजट की अनुच्छेद 112 में बजट के बारे में प्रावधान दिया गया है। और बजट शब्द का प्रयोग संविधान में नहीं किया गया है, इसकी जगह पे वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया है, ठीक है, तो इस पर चर्चा होती है। नेक्स्ट है लोक लेखा समिति। अब लोक लेखा समिति, इसको प्राक्कलन समिति की बहन कहा गया है, ये दोनों जुड़वा बहनें कही गई हैं, ठीक है। तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होती है, तो जितनी भी रिपोर्ट्स होती हैं, जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, उनमें उनकी जो रिपोर्ट्स होती हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा सदन में रखवाई जाती हैं, या फिर संसद में जो है राष्ट्रपति के द्वारा उसको रखवाया जाता है। तो अब इसमें क्या होता है कि मान लीजिए पब्लिक अकाउंट कमेटी है, तो पब्लिक अकाउंट कमेटी के सामने जो है के पास ये कह सकते हैं कि इसकी जो रिपोर्ट है CAG की, जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने जो रिपोर्ट दी है CAG ने, यानी लेखा से संबंधित जो रिपोर्ट है, वित्त से संबंधित जो रिपोर्ट है, यानी सरकार के खर्च से संबंधित कोई रिपोर्ट है, आय और व्यय से संबंधित रिपोर्ट है, ख़ास तौर से व्यय से संबंधित कोई रिपोर्ट है, तो वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में ऐसा उसके लिए गठित की जाती है। और लोक लेखा समिति जो है, इसमें जो है चर्चा करी जाती है, जो CAG के द्वारा जो रिपोर्ट रखवाई जाती है संसद में, और जब वो उस पर चर्चा होती है, जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं भारत के, तो उनके द्वारा जब ये रिपोर्ट रखवाई जाती है, उनकी रिपोर्ट जो है, जब ये सरकार का लेखा जोखा जो भी होता है, वित्त का लेखा जोखा वही करती है, CAG के द्वारा किया जाता है। और उसका लेखा जोखा जो एक तरह से मूल्यांकन करना, या एक तरह से कहना कि उसका इंस्पेक्शन करना, इंस्पेक्शन इज़ अ बेटर वर्ड देन मूल्यांकन, तो इंस्पेक्शन करना, तो वो जो इंस्पेक्शन है वो जब किया जाता है, तो ये लोक लेखा समिति तब नियुक्त की जाती है कि वो CAG की रिपोर्ट की जो है जांच करे कि वो सही रिपोर्ट दी है या नहीं, और उसको रिपोर्ट दी है तो उस रिपोर्ट के बारे में चर्चा करें। उसके लिए उसको समिति का गठित किया जाता है। वो समिति जो होती है लोक लेखा समिति होती है।
जिसमें 15 सदस्य जो होते हैं वो लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य जो होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं, यानी टोटल 22 सदस्य होते हैं। ठीक है, इन 22 सदस्यों में से इसमें भी कोई भी मंत्रिपरिषद का सदस्य नहीं होता है, और इसमें भी जो चुने जाते हैं सदस्य वो एकल संक्रमणीय समानुपाती पद्धति के द्वारा ही चुने जाते हैं। ठीक है, तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के द्वारा। तो इस समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य जो है वो राज्यसभा से लिए जाते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अपने अपने सदस्य के सदस्यों में से आनुपातिक पद्धति से एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है, होता है। किसी मंत्री को समिति का सदस्य नहीं बनाया जाता है, तो मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य जो है इसमें अभी नहीं होता है। लेकिन जो बहुमत में पार्टी है या बहुमत में मान लीजिए अभी एनडीए सरकार है, तो कोई अलाइंस है या और उसकी सरकार है, लेकिन उसका कोई भी व्यक्ति वो व्यक्ति जो सरकार में मंत्री पद जिसको नहीं मिला है, कैसा भी मंत्री पद, तो वो उसमें शामिल हो सकता है। ठीक है, तो लोकसभा अध्यक्ष लोकलेखा समिति की रिपोर्ट को जो है मतलब इसके अध्यक्ष को जो है वो मनोनीत करते हैं। तो उसी तरह वैसे जैसे प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष को भी मनोनीत करते हैं, वैसे भी इसको करते हैं। 1967 में स्थापित परंपरा के अनुसार इस समिति का अध्यक्ष हमेशा विपक्ष का किसी सदस्य को ही बनाया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है कि विपक्ष का ही नेता जो होता है वो इसका जो है अध्यक्ष होता है। ठीक है, और इसका कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष का होता है। तो 1 वर्ष में जो भी लेखा जोखा है, सीएजी की रिपोर्ट जो सदन में रखवाई गई है, सीएजी की रिपोर्ट राष्ट्रपति के द्वारा जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल या फिर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो रिपोर्ट है, जो सरकार के आय और व्यय का मूल्यांकन करती है, एक तरह से कह सकते हैं इंस्पेक्शन करती है, मूल्यांकन करे। ठीक है, तो इंस्पेक्शन जो करती है उसको जो है ये रखवाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा इसमें सदन में या फिर कह सकते हैं संसद में, और उसकी रिपोर्ट की जांच जो है लोक लेखा समिति करती है। तो यह समिति सरकार के सभी वित्तीय लेन देन की संबंधी विषयों की जांच करती है, और वो जांच जो है वो सीएजी द्वारा की जाती है, और सीएजी के बाद में ये लोक लेखा समिति के द्वारा। फिर आते हैं इसमें प्रमुख कार्य क्या है, पहले इसको समझ लीजिए। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों की जाँच करना। ठीक है, तो भारत सरकार के वित्त संबंधी लेखाओं की जांच करना। तो वो जो वित्त लेखाओं के जांच जो है वो कौन करता है? वो करता है सरकार के वित्त लेखाओं की जांच करता है सीएजी। सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये पद जो है राष्ट्रपति जी के द्वारा इसको जो है नियुक्त किए जाते हैं सीएजी। और सीएजी 148 से लेकर 151 अनुच्छेद के बीच में सीएजी के बारे में दिया गया है, और सीएजी का कार्य ही यही है कि सरकार के लेखा जोखा जो भी वित्त का लेखा जोखा है उसके बारे में जो है उसका एक तरह से मूल्यांकन करे, या उसको जो है उसकी जांच करे। ठीक है, तो इसकी जांच जो है, और उसके बाद जब ये जांच करती है तो इसी रिपोर्ट की जांच उसके बाद की जाती है लोक लेखा समिति के द्वारा। ठीक है, तो किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी सेवा पर अतिरिक्त धनराशि व्यय की गई हो, किए जाने पर उसके कारणों की जांच की, व्यय किया गया तो क्यों किया गया है सरकार के द्वारा, या उसके संबंध में उचित सिफारिश करना। किसी वित्तीय मामले में अपव्यय, ज़्यादा व्यय हो गया, अकुशलता या भ्रष्टाचार का कोई मामला है, मान लीजिए ऐसा लगता है कि इसमें जो है कम व्यय किया जाना चाहिए था, ज़्यादा व्यय हुआ है, कहीं ना कहीं पे ऐसा होता है। हो सकता है कि मान लीजिए लोक लेखा समिति ने की जांच जो है वो सीएजी करती है। पुराना केस लीजिए, टू स्पेक्ट्रम का केस लीजिए, या फिर कोई और कोयला घोटाला का केस लीजिए, या फिर कोई और केस जो है जो जिसको हम लोगों ने देखा समझा है पिछले वर्षों के दौरान में, तो कोई भी विषय वो ले सकते हैं। तो इसके जैसे मान लीजिए इलेक्टोरल रिफॉर्म को लेकर के इलेक्टोरल बॉन्ड है, तो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के भी जो है ये इसके मामलों की जांच जो है वो कर सकती है। ठीक, उसके बाद लोक प्राधिकारियों द्वारा सार्वजनिक व्यय की दुरुपयोग किए जाने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए सिफारिश करती है। ठीक है, अब इसमें क्या है, सार्वजनिक व्यय मतलब भारत की संचित निधि, टैक्स से रिलेटेड वो भी आ गया इसमें। और तीसरा जो है कि कोई भी व्यय जो सार्वजनिक कार्य के लिए या फिर किसी मद का प्रयोग जो है होना है देश हित में, और जैसे मान लीजिए आपातकाल से संबंधित या फिर आपदा
से संबंधित कोई निधि है, तो आकस्मिक निधि राष्ट्रपति की होती है, तो वो आकस्मिक निधि का तो को भी लेकर जांच कर सकती है, वित्त मामले को लेकर भी जांच कर सकती है, इन सभी चीज़ को लेकर। ठीक है। उसके बाद सरकारी उपक्रम समिति है, इसका काम होता है कि अब जो सीएजी की रिपोर्ट होती है, वो सीएजी जो है वो जांच करता है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये संस्था जांच करती है किसी भी सार्वजनिक उपक्रम, यानी कहने का मतलब है उपक्रम, यानी कहने का मतलब है कि हम कह सकते हैं पब्लिक कंपनी है या अर्ध सरकारी या सरकारी कंपनी है। तो यहाँ पे सार्वजनिक उपक्रम की बात करिए। सार्वजनिक उपक्रम में क्या आ गया, मान लो बैंक्स आ गई, बैंक्स के अलावा एलआईसी हो गया, और भी कोई संस्था, हाँ सेल हो गई, या नवरत्न महारत्न कंपनियां हैं, ठीक है, महारत्न कंपनी हो गई, यानी कोई भी जो सरकार की इसमें हिस्सा है, यानी सार्वजनिक उपक्रम समिति जो है वो उसके लेखा का जांच करती है। तो वो लेखा भी जांच कौन करता है, सीएजी के द्वारा रिपोर्ट दी जाती है। वो रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो सदन में रखवाई जाती है, लोकसभा में या कह सकते हैं संसद में, और उसके बाद जो है उस पर चर्चा होती है, और चर्चा के बाद में उससे एक समिति बनाई जाती है, सरकारी उपक्रम समिति। सरकारी उपक्रम समिति जो है सबसे पहले जो है कृष्ण मेनन समिति थी, और जो 1964 में बनी थी सबसे पहले, तो उसने अपनी सिफारिश की थी इस समिति को लेकर के, इसको गठन करने के लिए। और इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य लोकसभा के होते हैं और 7 सदस्य जो है वो राज्यसभा के होते हैं। ठीक है। अच्छा, तो ऐसे मूर्त रूप प्रदान करने के लिए सर्वप्रथम 1964 में कृष्ण मेनन समिति का गठन किया गया, और इसकी सिफारिशों को उप समिति का गठन हुआ। फिर इस समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य वही लोकसभा के और 7 सदस्य राज्यसभा के होते हैं, और इसका ये भी चुने जाते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा या पद्धति के द्वारा, या कह सकते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के द्वारा। ठीक है। इस समिति में भी किसी भी मंत्री को जो है इसमें शामिल नहीं किया जाता है, किसी कोई मंत्री इसमें भी सदस्य नहीं हो रहता है। यदि कोई सदस्य मंत्री बन जाता है तो उसको जो अपनी सदस्यता छोड़नी होती है, मंत्री पद छोड़ना होता है। ठीक, तो वह समिति का सदस्य नहीं रह जाता है। ठीक है, या तो उसको मंत्री पद छोड़ना होगा, या तो फिर अगर वो बनता है तो उसको सदस्य नहीं बनाया जाएगा उसको। इसका भी कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। फ़र्क बस इसमें इतना है कि वहाँ पर सरकार के लेखा जोखा की जांच होती है, यहाँ पे कोई वित्तीय कंपनी, कोई ऐसी कंपनी जो भी अंडरटेकिंग गवर्नमेंट कंपनी है, चाहे वो कोई महारत्न कंपनी हो, कोई नवरत्न कंपनी हो जिसको दर्जा मिला है महारत्न या नवरत्न का, सेल हो गई, भेल हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड हो गई है, या ऐसी कोई कंपनी, अन्य ऑयल हो गई, इंडियन ऑयल हो गई। ठीक है, तो इस तरह की कंपनी हो गई, ओएनजीसी हो गई और एलआईसी हो गई। बैंक सेक्टर पूरा का पूरा बैंक जो है, जो सार्वजनिक बैंक आते हैं, जैसे जो सार्वजनिक उपक्रम पाए जाते हैं, जैसे कह सकते हैं कि गवर्नमेंट अंडरटेकिंग बोलते हैं, जैसे स्टेट बैंक हो गया, या फिर इंडियन बैंक हो गया, या फिर जो अभी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, या जितने भी बैंक हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा है, तो ये सारे बैंक, एलआईसी हो गई, या फिर जीआईसी हो गई, जनरल इंश्योरेंस का कॉर्पोरेशन कोई होता है, जैसे मान लीजिए न्यू इंडिया हो गया, ओरिएंट हो गया, तो ये सारे जो हैं सरकारी उपक्रम है, और इनकी जांच जो है वो इनके लेखा जोखा की जांच भी सीएजी करता है, और सीएजी की रिपोर्ट के आधार पे सरकारी उपक्रम कमेटी बनती है। वो ये जो समिति बनती है वो ये भी कमेटी बनती है, ये समिति जो है भी उसी की जांच करती है। ठीक है। और तो 1 साल का इसका कार्यकाल होता है। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा सदस्यों में से किसी एक को समिति का अध्यक्ष नियुक्त करता है, और राज्यसभा के सदस्य इस समिति के अध्यक्ष नहीं बन सकते हैं। यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है कि लोकसभा का कोई एक सदस्य वो तो हो ही जाएंगे कि लोकसभा अध्यक्ष कोई समिति के किसी सदस्य को अध्यक्ष बना देंगे, लेकिन राज्यसभा का कोई भी जो सदस्य है, जैसे मान लीजिए 7 सदस्य जो होंगे राज्यसभा के होंगे, लेकिन 7 सदस्य में से कोई भी इसका जो है अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा इस समिति का। ठीक है, तो इसका अध्यक्ष हमेशा लोकसभा का मेंबर ही रहेगा। फिर नेक्स्ट आते हैं स्थगन। अब आते हैं प्रस्ताव पर। प्रस्ताव में कौन कौन से प्रस्ताव होते हैं? स्थगन प्रस्ताव होता है, काम रोको प्रस्ताव होता है, और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव होता है, विशेषाधिकार प्रस्ताव होता है, और सबसे बड़ा जो प्रस्ताव जिसको बोला जाता है निंदा प्रस्ताव, और उसके बाद में अविश्वास प्रस्ताव। इसके बारे में और चर्चा कर लेते हैं। स्थगन प्रस्ताव मतलब एडजर्नमेंट मोशन, मतलब कि
सदन चल रहा है, उसको किसी तरह से एडजेंट करना है, तो उसको कहना एडजेंट करने की बात आती है कि स्थगन प्रस्ताव पारित किया जाता है। उसके बाद जो है किसी सार्वजनिक विषय पर अगर मान लीजिए चर्चा होनी होती है, तो उसको वर्तमान कार्यवाही को रोक करके सार्वजनिक महत्व के विषय पर चर्चा करने की बात करी जाती है। ठीक है, तो अब जो ये बात होती है कि स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है, उस पर चर्चा की जाती है, वो 4 बजे के बाद ही होती है, शाम को 4 बजे के बाद, ताकि जो है जो सुबह का समय है वो खाली रखा जा सके, वो जो है प्रश्नकाल के लिए खाली रखा जा सके। ठीक है, तो जब कोई विशेष घटना घटित होती है या देश में कोई विशेष स्थिति उत्पन्न होती है, तो संसद सदस्य अध्यक्ष की अनुमति से यह प्रस्ताव रख सकते हैं कि सदन का वर्तमान कार्रवाई को स्थगित करके विशेष घटना, स्थिति या प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिए। प्रश्नकाल की समाप्ति के बाद यह प्रस्ताव पेश किया जाता है, उस पर विचार विमर्श शाम 4 बजे से शुरू होता है अब, लेकिन पहले क्या था, शून्यकाल से में भी ये हो सकता है। ठीक है, अब अब स्थगन प्रस्ताव जो है ज़्यादातर अब नहीं लाया जाता है, अटेंडमेंट मोशन, अब जो है इसका ज़्यादा से इसका जो है चेंज करके अब वो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को ज़्यादा ही प्रेफर किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं कार्य स्थगन प्रस्ताव। इसी की बात हम कर रहे हैं कि 50 सदस्यों द्वारा समर्थित होना चाहिए ये, और कार्य स्थगन प्रस्ताव की अनुमति तभी देता है जब यह लोक महत्व का कोई निश्चित विषय होता है, इसका कोई तथ्यपरक आधार हो, अत्यंत आवश्यक प्रकृति का हो। ठीक है, फिर यह चर्चा प्रारंभ हो जाने के बाद अध्यक्ष सभा को तब तक स्थगित नहीं कर सकता जब तक कि प्रस्ताव का निपटारा ना हो जाए, यानी कि ये प्रस्ताव पर पूरी तरह से चर्चा जब तक खत्म ना हो जाए तब तक वो स्थगित नहीं कर सकता है सदन, यानी चलता रहेगा, चाहे वो रात में भी चलता रहे। ठीक है, तो जब तक कि प्रस्ताव का निपटारा ना हो जाए। फिर लोकसभा द्वारा कार्य स्थगन प्रस्ताव का पारित होना सरकार के लिए अपमानजनक होता है, इसके लिए कारण सरकार को त्यागपत्र देना आवश्यक नहीं होता है। अब सरकार का ही कोई निर्णय मान लीजिए ऐसा है कि जिसके कारण कोई विपत्ति आ गई है, या फिर मान लीजिए जिसके कारण कोई घटना हो गई है, तो वो चीज़ जो है उस टाइम पे जो है ये सरकार के खिलाफ ही एक तरह से लाया जाता है। तो एक कार्य स्थगन प्रस्ताव यही है कि इसको भी स्थगन प्रस्ताव ही कहा जाता है। तो अब इनकी जगह जो है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो है वो लाया जाता है। तो किसी भी सार्वजनिक विषय पर या लोक महत्व के किसी विषय पर जो है अत्यंत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर चर्चा करना, तो उसको लेकर के चर्चा करने के लिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक है, फिर आते हैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, कॉल अटेंशन मोशन। सेम यही होता है, ये प्रस्ताव कार्य स्थगन प्रस्ताव या स्थगन प्रस्ताव, वो अब उसको ना ला करके ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को जो है लाया जाता है। ठीक है, तो अध्यक्ष की अनुमति से ही जब कोई संसद सदस्य किसी मंत्री का ध्यान सार्वजनिक हित की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करता है, उसे संबंधित प्रश्न पूछता है, तो उसे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव कहते हैं। इसके द्वारा संबंध मंत्री से प्रस्तुत विषय पर वक्तव्य का आग्रह किया जाता है, मंत्री जो है इस पर अपना जवाब देता है, वक्तव्य देता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात जो है कही गई है कि मंत्री जो है, मंत्री को उत्तर देना होता है, और मंत्री तत्काल वक्तव्य दे सकता है, या उसके बाद जो है मंत्री समय ले सकता है, समय की मांग कर सकता है कि हम इस टाइम पे जो है एक दिन बाद, या फिर हम जो है इस पर का जो है इस पर अपना उत्तर देंगे और इसके लिए हमें समय दिया जाए। तो टाइम का ड्यूरेशन या फिर टाइमिंग जो है वो सेट करी जाती है। उस टाइमिंग पर जो है संसद का जो संसद सदस्यों में से जो सरकार में जो मंत्री हैं और जो अमुक विषय से संबंधित है, जिस विषय से में ये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लेकर आया गया है, जिस विषय को लेकर के, तो वो अपना उत्तर देते हैं। ठीक है, तो हाँ, उसके समय के लिए समय मांग कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल से समान ही ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की संकल्पना भारत की देन है, यानी ज़्यादातर जो बात आती है वो शून्यकाल में जो है ऐसे प्रस्ताव को लाया जाता है और शून्यकाल में ही उसको डिस्कस किया जाता है। फिर उसको अगर लंबे टेन्योर तक जाना है तो लंबे टेन्योर तक भी वो प्रस्ताव जाता है। ठीक है, 1954 में अस्तित्व में आया था ये, और स्थगन प्रस्ताव के क्षेत्र को सीमित किया गया है, यानी स्थगन प्रस्ताव जो है उसकी जगह पे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को लाया जाता है अब। ठीक है, उसको सीमित किया गया है। और उसके बाद निंदा प्रस्ताव जो सेंसर मोशन है। सेंसर मोशन कहने का मतलब यही है कि सरकार की कोई निंदा कर देना, कि कोई विषय ऐसा हो जिसमें सरकार कोई, या फिर कोई निर्णय सरकार का ऐसा हो जो निर्णय लोक महत्व लोगों के लिए या जनता के लिए हित में ना हो, या किसी भी प्रकार से जो है ऐसा कहा जाना चाहिए कि विपक्ष
जिस पर हावी हो सके एक तरह से, या फिर सरकार की निंदा करना चाहे किसी पक्ष को लेकर के संसद में सरकार के किसी निर्णय, जो मान लीजिए विधेयक को लेकर कोई निर्णय लिया गया है, कोई विधेयक लाया गया है, उस पर जो है को लेकर के जो वो कानून बनता है, तो उस पर जो है निंदा प्रस्ताव जो है लाया जाता है कि निंदा की जाती है सरकार की। यहाँ पर सरकार जो है त्यागपत्र नहीं देना पड़ता है। और निंदा प्रस्ताव के अलावा जो है अविश्वास प्रस्ताव है, उसमें भी यही चीज़ है। फ़र्क बस इतना है कि अविश्वास प्रस्ताव में कारण नहीं बताया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव जब लाया जाता है, तो अविश्वास प्रस्ताव जब लाया जाता है संसद में, तो उसका वो अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाया गया सरकार के अविश्वास को लेकर के, तो उसका कारण नहीं बताया जाता है। और अविश्वास प्रस्ताव अगर पारित हो गया, तो सरकार को मंत्रिपरिषद को इस्तीफ़ा देना पड़ता है। यानी सरकार जो है वो एक तरह से लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, सरकार को इस्तीफ़ा देना पड़ता है। निंदा प्रस्ताव में इतना ही है कि कारण एक तो बताना आवश्यक है, और दूसरा जो है इसमें सरकार की निंदा ही की जा सकती है, लेकिन सरकार जो है उसको सरकार को त्यागपत्र देने का प्रावधान नहीं है। ठीक है, तो यह प्रस्ताव केवल निम्न सदन यानी लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। यह सरकार की नीतियों अथवा किसी कार्य की आलोचना करने के लिए विपक्षी दल द्वारा या उनके सदस्यों के शासन के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव रखा जाता है। इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए कोई विशेष कारण या आधार बताना आवश्यक होता है। बस इतना ही फ़र्क है कि यहाँ पे आधार बताना आवश्यक है, अविश्वास प्रस्ताव में आधार बताना आवश्यक नहीं है, कोई कारण बताना आवश्यक नहीं है। ठीक है, निंदा प्रस्ताव के पारित हो जाने पर सरकार को सदन में बहुमत सिद्ध करना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो है निंदा प्रस्ताव पारित होता है, तो उसमें बहुमत सिद्ध किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये भारत के संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है। इसका उल्लेख जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। तो इसमें जो है अनुच्छेद 118 के तहत संसद के प्रत्येक सदस्य को यह शक्ति दी गई है कि वह अपनी प्रक्रिया और अपने कार्य संचालन के विनियमन के लिए नियम बना सके। ठीक है, लोकसभा में अपने नियम जो है 198 है, जिसके तहत मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया के लिए नियम बनाया गया है। तो ये जो है अविश्वास प्रस्ताव को यही मान लीजिए कि ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन में इन्वॉल्व नहीं है। इसको जो है एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन से अलग, ये एक तरह से संसद का जो नियम है 198 उसमें ये दिया गया है, और मंत्रिपरिषद के विरुद्ध ये प्रस्ताव लाया जाता है। और ये प्रस्ताव अगर पारित हो जाता है, तो निश्चित बात है कि सरकार को इस्तीफ़ा देना पड़ता है, या फिर प्रधानमंत्री अपना इस्तीफ़ा दे देंगे, या फिर राष्ट्रपति को, तो भी लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगी। या मंत्रिपरिषद, पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद इस्तीफ़ा देना पड़ता है। तो प्रधानमंत्री ही चूँकि मंत्रिपरिषद के मुखिया होते हैं, तो जब वो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं, तो उसको जो है अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद में उनको सरकार जो है वो चली जाती है, सरकार जो है गिर जाती है, और उसके बाद जो है लोकसभा पूरी तरह से जो है लोकसभा का विघटन हो जाता है। ठीक है, तो अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा की कार्रवाई के साथ ही जुड़ा होता है। इससे लोकसभा में विपक्षी दल या विपक्षी दलों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा में कम से कम 50 सदस्यों के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव का अनुसमर्थन आवश्यक है। यानी 50 लोग जो हैं वो प्रस्तावक होने चाहिए, या फिर उनका समर्थन होना चाहिए, तभी वो प्रस्ताव रखता है, टेबल पे आता है, यानी कह सकते हैं लोकसभा में चर्चा का विषय बनता है। ठीक है, तो इसे प्रस्तुत करने के लिए कोई विशेष कारण या आधार बताना आवश्यक नहीं है, जैसा कि मैंने बताया। और इस प्रस्ताव के द्वारा मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रकट किया जाता है इसके द्वारा, और अगर ये पास हो जाता है, तो फिर निश्चित बात है कि सरकार चली जाती है, सरकार को इस्तीफ़ा देना पड़ता है। ऑटोमेटिकली सरकार जो है वो एक तरह से नो कॉन्फिडेंस में नहीं आती है, विश्वास में नहीं होती है, और इसके बाद लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है। तो हमने इस वीडियो में, लेक्चर में बजट के बारे में जाना, हमने उन सभी बिल्स के बारे में जाना जो चर्चा में रहते हैं। हमको भी ये 368 जो है संविधान संशोधन विधेयक, इसके बारे में हम चर्चा डीप में करेंगे जब ये संविधान संशोधन जो भाग 20 में उल्लिखित है संविधान में, तो भाग 20 में 368 जो आर्टिकल है, उसमें संविधान संशोधन के प्रावधान दिए गए हैं कि किन किन तरीक़ों से कौन कौन विषय हैं जिनमें संविधान संशोधन लाया जा सकता है। उसमें राज्यसभा की भूमिका अहम हो जाती है, क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक जो है वो राज्यसभा और लोकसभा में किसी भी सभा में पेश किया जा सकता है, किसी भी सदन में। ठीक है,
और उसमें लोकसभा के बराबर जो है राज्यसभा का भी उतना ही महत्व होता है जितना लोकसभा का। तो उसके बारे में हम डिस्कस और भी डिटेल में बाद में करेंगे जब वो चैप्टर पर आएंगे, चैप्टर 20 जो है। और संविधान संशोधन लिया कहाँ से गया है, तो ये लिया गया है हमारे दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं कि हम लोगों ने सबसे पहले तो ये बिल्स के बारे में चर्चा करी। उसके बाद में हमने बिल्स के बारे में जो विधेयक हैं उनके बारे में चर्चा करने के बाद में जो क्या क्या जो कमेटीज़ होती हैं, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति, और उसके बाद हम लोगों ने चर्चा करी जो भी प्रस्ताव होते हैं। तो इसके बाद अब हम लोग स्टार्ट करेंगे राज्य सरकार को से राज्यपाल से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो को। तो इस वीडियो में मैं समझता हूँ आपने बहुत सी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है इस क्लास से रिलेटेड आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिए जाएंगे, और जिनको भी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो वो ज्वाइन कर सकता है ना। तो उसके बारे में जो है मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे वेबसाइट या ऐप पर आप चले जाइए और ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और 2 ऐप हैं, दोनों डाउनलोड कर लीजिए, और स्टडी के नाम से, और स्टडी एकेडमी, ठीक है। और जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो उसके बाद जो है उन ऐप में ही नंबर भी मिल जाएगा हमारा, तो वहाँ पे जो है आप वहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। उसको डाउनलोड करके आप क्वेश्चन जो है MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो अभी तक हमने पढ़ाया है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पेपर है वो उसको आप एसेस कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।